प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधार में सामाजिक आदर्शों के अंतर्गत हम प्रमुख सामाजिक संस्थाओं की बात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर सामाजिक आदर्शों के तहत परिवार और विवाह के प्रकारों के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से समाज का प्रमुख आधार परिवार था और परिवार का प्रमुख आधार विवाह था, और विवाह के जो प्रकार थे जो धर्मशास्त्रों में उल्लिखित हैं उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम दूसरी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। प्राचीन हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत वर्ण आश्रम व्यवस्था को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत दो संगठन थे, एक वर्ण और दूसरा आश्रम। इन वर्ण और आश्रम का संबंध मनुष्य की प्रकृति तथा उसके प्रशिक्षण से था, अर्थात व्यक्ति विशेष के सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन को अनुशासित, समाज से संबद्ध तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाने के प्रशिक्षण को हम वर्ण और आश्रम के संगठन के रूप में मान सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं पहले वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था का विधान समाज की विभिन्न श्रेणियों के लोगों में कार्य के उचित बंटवारा करते हुए सामाजिक संगठन को बनाए रखने का था। यानी हर व्यक्ति की जो कार्य थे उनको बांट दिया जाए ताकि प्रत्येक जो मनुष्य है वो अनावश्यक प्रतिद्वंदिता में ना फंसे, उनमें मतभेद पैदा ना हो और वे वैमनस्य से मुक्त रहें, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो निर्दिष्ट कार्य हैं वह उनको करे और समाज का विकास करे। यानी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्यों को निर्दिष्ट किया गया अलग अलग रूप से, ताकि जो लोग हैं उनमें ना तो अनावश्यक प्रतिद्वंदिता हो, ना मतभेद पैदा हो और ना ही वैमनस्य पैदा हो। तो व्यक्ति की जो कार्य क्षमता थी, उसकी जो योग्यता थी, उसका समाज के हित में पूर्ण उपयोग हो, व्यक्ति निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करे और समाज का विकास करे। एक तरीके से समाज हित में किया गया यह एक सामूहिक पद्धति से का व्यक्ति की उन्नति का प्रयास था। इसमें व्यक्ति को परिवार, समाज तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनाए रखने का प्रयास था। एक प्रकार से देखा जाए तो इस व्यवस्था में वर्ग संघर्ष की संभावना को समाप्त किया गया ताकि स्वस्थ वातावरण उत्पन्न हो सके और समाज का विकास हो सके। यानी प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर उसके लिए निर्दिष्ट कर्तव्य निर्धारित किए गए कि इस व्यक्ति के कर्तव्य निम्न रहेंगे, और वह व्यक्ति बिना मतभेद के, बिना वैमनस्य के, बिना प्रतिद्वंदिता के अपने लिए निर्दिष्ट कार्यों को संपन्न करेगा, कर्तव्यों को का पालन करेगा, जिससे उसका स्वयं का और समाज का विकास होगा। तो एक तरीके से वर्ग संघर्ष या सामाजिक संघर्षों को समाप्त करने की ये पद्धति थी। इसमें व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति उसके जो कर्तव्य हैं उनके प्रति उसे निष्ठावान बनाए रखने का यह एक प्रयास था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्णित शब्द वर्ण की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द वृजवर्णे अर्थात वरि धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चुनना अथवा वर्ण करना। इस प्रकार वर्ण का तात्पर्य हुआ वृत्ति अथवा व्यवसाय का चयन। वर्ण का एक अर्थ रंग भी है। हालांकि कुछ जगहों पर हमें आर्यों का रंग श्वेत और अनार्यों का वर्ण काला
इंगित मिलता है, किंतु वर्ण व्यवस्था का अधिकांशतः प्रयोग वर्णों के रूप में ही हुआ है, रंग के रूप में नहीं हुआ है, वृत्ति के रूप में ही हुआ है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, ये कैसे आरंभ हुई, इस प्रश्न के हमें निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है और यह एक विवादित प्रश्न भी है। कुछ विद्वानों का को इस बात को लेकर के मतभेद है कि आर्यों के आने से पहले भारत में वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी। इसको लेकर के उनमें किसी एक प्रकार का एक मत नहीं है। सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद राजन्य कृत उरुतदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायत। यानी कि जो एक विराट पुरुष है, उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय यानी राजन्य यानी कि क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति उनके अंतर्निहित गुणों तथा उनसे अपेक्षित कर्म के आधार पर विराट पुरुष के उसी प्रकार के अंगों से बताई गई है। यानी कि जो मस्तिष्क संबंधी कार्य कर रहा है वह ब्राह्मण, जो भुजबल से आधारित कार्य कर रहा है वह क्षत्रिय, जो जीविकोपार्जन संबंधी व्यवसाय कृषि आदि का कार्य कर रहा है वैश्य, और जो सेवा का कार्य कर रहा है वह शूद्र। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कर्म विभाजन के आधार पर हुई, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कर्म का विभाजन उनके अंतर्भूत गुणों और वृत्तियों के आधार पर किया गया। जैसे ब्राह्मण सत्व गुण वाले श्वेतवर्णी माने गए, क्षत्रिय रजोगुण वाले लोहतवर्णी माने गए, वैश्य रजो और तमोगुण रखते हैं इसलिए पीतवर्णी, और शूद्र तमोगुण वाले कृष्णवर्णी माने गए। इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर, बुद्धि के आधार पर मार्गदर्शन करने वाले विद्वान ब्राह्मण, बाहुबल के आधार पर आजीविका चलाने वाले क्षत्रिय, व्यापार का कार्य करने वाले वैश्य, और इन तीनों की सेवा परिचर्या करने वाले शूद्र माने गए। ऋग्वेदिक काल में हमें वर्ण की आनुवांशिकता का ज्ञान नहीं मिलता है और न ही किसी प्रकार का वैवाहिक या व्यवसाय जनित प्रतिबंध का उल्लेख हमें मिलता है। यानी ऋग्वेद काल में हमें ऐसा नहीं लगता है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही है या क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही है, और न ही इस प्रकार की कोई बाध्यता हमें या बंधन हमें दिखाई देता है कि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण से और क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय से हो। उल्टे ऋग्वेद काल में एक ही परिवार में के विभिन्न जीविकोपार्जन में संलग्न दिखाई देने का हमें उल्लेख मिलता है। एक मंत्र दृष्टा कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता चक्की से अनाज पीसती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ऋग्वेद काल के अंदर एक ही परिवार में कई वर्णों के लोग हमको दिखाई देते हैं। विवाह में कोई परिवार किसी से भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता था, जैसे श्यावश्व ऋषि ने राजा रथवीत की कन्या से विवाह किया था। इस प्रकार के विवरणों से ये स्पष्ट है कि इस समय वर्ण व्यवस्था ना तो आनुवांशिक थी यानी वंशानुगत भी नहीं थी, ना ही यहाँ कोई विवाह संबंधी बंधन था कि एक ही वर्ण में विवाह होने चाहिए, और ना ही व्यवसाय की ही बंधनकारी निश्चितता थी कि ब्राह्मण का व्यवसाय सिर्फ यही होगा, क्षत्रिय का यही होगा। एक तरीके से ये माना जाए कि ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था पूर्णतः अनावृत थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी, जिसके कारण इसमें धीरे धीरे परंपरा व आनुवंशिकता का समावेश हो गया, यानी वंशानुगत होने लगा।
वर्णों के बीच भी सूक्ष्म विभेद स्थापित हो गया। बहुत सारे संस्कारों में यह हमें दिखाई देता है। जैसे उपनयन संस्कार के समय ब्राह्मणों को गायत्री मंत्र का, क्षत्रियों को त्रिष्टुप मंत्र का और वैश्यों को जगती मंत्र का पाठ करना पड़ता था। प्रत्येक वर्ण के लिए यज्ञ का समय भी अलग अलग निर्धारित कर दिया गया था और वर्णों के कर्तव्य भी निश्चित और निर्धारित हो चुके थे। ऊंच नीच का भी स्तरीकरण हो गया था। सूत्र काल तक आते आती, यानी कि जिस समय श्रौत्र सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र का रचना काल है, तक आते आते वर्ण भेद पूरी तरह से विकसित हो गया था। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण धर्म पर आधारित हो गई थी। ब्राह्मण अन्य वर्णों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ माने गए, यानी ब्राह्मण को अवध्य, उसका वध नहीं किया जा सकता भले ही वो कितना बड़ा अपराध कर दे। अदंड, यानी उसे किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। अबहिष्कार्य, यानी उसका बहिष्कार नहीं किया जा सकता। एवं अबंध्य कहा गया, यानी उसको बंधित, उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दिए गए कि ना वो उसका वध होगा, ना वो दंडित होगा, ना उसका बहिष्कार होगा, ना ही उसको बंदी बनाया जाएगा, और ना ही ब्राह्मण से किसी भी प्रकार का कोई कर लिया जाएगा। क्षत्रिय ब्राह्मण से नीचे माने गए। राजा के सामने भी यदि ब्राह्मण पड़ जाए या ब्राह्मण सामने से आ रहा हो, राजा जा रहा है, तो राजा को ब्राह्मण को मार्ग देना होता था। वैश्य क्षत्रियों से नीचे माने गए और शूद्रों की स्थिति हीन हो गई थी। उसका कार्य उच्च वर्णों की सेवा करना था। धीरे धीरे ब्राह्मणों द्वारा वैश्यों तथा शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया। वैश्यों को वेदों के श्रवण का अधिकार दिया गया, क्योंकि वे व्यवसाय करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, इसलिए अर्थ उनके पास ज़्यादा था, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। किंतु शूद्रों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार प्रारंभ हो गया था। गौतम धर्म सूत्र में उल्लेख मिलता है कि यदि कोई शूद्र वेद मंत्र को सुनते हुए पाया जाए तो उसके कानों में सीसा या लाख पिघलाकर डाल दिया जाए। यदि वह वेद मंत्र बोले तो उसकी जीभ काट दी जाए। तो इस तरीके से शूद्रों को धीरे धीरे विद्या के अधिकार से वंचित कर दिया गया और समाज में उनको हीन और सबसे निम्न स्तर पर स्थापित कर दिया गया। महाकाव्य काल तक आते आते वर्णों के बीच सुनिश्चित पार्थक्य तथा कर्तव्य एवं अधिकारों की सीमा रेखा स्पष्ट हो गई थी और वर्ण व्यवस्था के साथ साथ जाति व्यवस्था का भी जटिल रूप समाज में स्थापित हो गया था। अब कर्मजनित वर्ण व्यवस्था जन्मजनित जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई थी, जिसके कारण वर्ण व्यवस्था अत्यंत विकृत रूप प्राप्त कर चुकी थी। समाज में वर्ण के बीच में ऊंच नीच की भावना धीरे धीरे अस्पृश्यता तक विकसित हो गई थी। जाति की जटिलता के कारण समाज में बौद्ध काल के अंदर इसका विरोध किया गया और इसी विरोध का परिणाम स्वरूप था बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिनमें सामाजिक जटिलताओं को दूर करने के लिए अस्पृश्यता की भावनाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। हालांकि जातिगत जटिलता के कारण भारतीय समाज जड़ हुआ, उसके विकास की गति अवरुद्ध हुई, किंतु फिर भी वर्ण व्यवस्था के कारण भारतीय समाज या हिंदू समाज का विकास हुआ। उसमें वर्ग संघर्ष की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो पाई, क्योंकि कार्य का विभाजन स्पष्ट रूप से अंकित था। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के कारण भारतीय संस्कृति का और सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ और यह संस्कृति पल्लवित व विकसित हुई।